हुआ है ना? स्टार्ट हो गया? यस, ठीक है। ओके सर। तो अगेन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो सर क्लास तो है इनकम टैक्स का, और आज इनकम टैक्स में मैं आपको एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे लास्ट वीक मैंने आप लोगों को क्लबिंग के बारे में बात किया था काफ़ी डिटेल्स में। तो आज क्या होगा सर? आज होगा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी कर दिए थे, टोटल इनकम का भी आइडिया हो गया आप लोगों को। मतलब ये मंगल और बुधवार वाला क्लास में, सैटरडे वाला जो क्लास है शाम को जो होता है उसमें बेसिक्स चल रहा है। बेसिक्स में हम लोग पहले इनकम टैक्स का बेसिक कर लिए हैं करंटली, और अभी रेसिडेंशियल स्टेटस जस्ट स्टार्ट किए। तो रही बात, आज का क्लास का टॉपिक क्या है सर? आज मैं आपके साथ डिडक्शंस पे चर्चा करूंगा। सर सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा, सर डिडक्शंस क्या है? ऑलरेडी जो लोग टोटल इनकम का क्लास किए हो, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि डिडक्शंस जो है सर वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से टैक्स पेयर को कुछ बेनिफिट दिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना सर? टैक्स पेयर को कुछ बेनिफिट दिया जाता है थ्रू इनकम टैक्स प्रोविजंस। मतलब ये बेनिफिट किस लिए, या फिर ये पर्टिकुलर डिडक्शन चैप्टर जो है जिसको सेक्शन 80C से 80U के अंदर चर्चा किया गया है, चैप्टर 6 के अंदर इनकम टैक्स के अंदर। अब इसे क्यों समझना है? देखो सर, एज ए चार्टर्ड, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए टैक्स प्रिपेयर, ठीक है, ये बहुत जरूरी चैप्टर है। अब आप बोलोगे सर क्यों जरूरी? क्योंकि जब भी टैक्स पेयर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएससी, टैक्स पेयर को क्या बोलते हैं सर? एसएससी, जिनका टैक्स कैलकुलेशन होके गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा होगा। ओके, जैसे हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, प्रीवियस ईयर में इनकम करते हैं और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड सर। हाँ, जैसे करेंटली, जैसे अभी तो ईयर एंडिंग आएगा, ठीक है, मतलब जैसे आज फरवरी का लास्ट है, मार्च में ईयर एंडिंग होने वाला है। तो ये जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा था, या सॉरी करंट जो प्रीवियस ईयर चल रहा था, ये असेसमेंट ईयर भी है, तो ये जो प्रीवियस ईयर अभी चल रहा है, ये एक्चुअली आप लोग जब मई जून में या नवंबर दिसंबर में एग्जाम में बैठोगे, उस टाइम पे आपका प्रीवियस ईयर ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जो अभी 22-23 चल रहा है, ठीक है, जैसे ये 23 खत्म होने को है, अब 22-23 में आप जो भी इनकम करोगे या ऑलरेडी कर चुके हो, इसका टैक्स पेमेंट होगा 23-24 में, 23-24। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर 22-23 की इनकम के ऊपर टैक्स पे करेंगे 23-24 में, बात तो समझ में आ रहा है? यस सर, बात तो समझ में आ ही जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब टैक्स पेमेंट करने का टाइम आता है, तब टैक्स पेयर ये चाहते हैं कि थोड़ा टैक्स लायबिलिटी मेरा कम हो जाए, है ना सर? कि मेरा टैक्स लायबिलिटी थोड़ा कम हो जाए। अब ये टैक्स लायबिलिटी को कम करने का कुछ लीगल तरीका है। इलीगल तरीका बहुत कुछ हो सकता है, अगर पकड़े जाए तो फिर मुश्किल भी हो सकता है, बट ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये लीगल तरीका है। प्रोविजंस में रह के, लॉ में रह के आप अपना टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो। कैसे? वही तो सीखने वाला बात है सर। यही डिडक्शन चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग खेल है, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का आइडिया है, टोटल इनकम कैलकुलेट करने का आइडिया है, तो डिडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और हाल फिलहाल में मैंने टोटल इनकम का भी क्वेश्चन सॉल्व कराया बहुत सारा, ठीक है, वहां पर भी हम लोग डिडक्शंस यूज किए। बट जब भी डिडक्शंस में आपको बताने जाता था, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक पॉपुलर डिडक्शन जैसे कि आप एलआईसी में प्रीमियम भरते हो, आपके घर में, आप अपने घर में पूछो अपने पेरेंट्स को कि क्या पापा आप बाबा क्या आप एलआईसी प्रीमियम भरते हो? तो अगर आप एलआईसी, अगर आपका पापा एलआईसी प्रीमियम भरता है, तो पापा जब टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, या फिर अगर आप खुद के लिए भी करते हो, तो जब भी टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आपको एलआईसी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो डिडक्शन करने का मौका मिलेगा सेक्शन 80C के तहत। इसमें भी लिमिटेशंस है, 1.5 लाख का लिमिट लगा हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर क्या सिर्फ एक एलआईसी है? अरे सर बहुत सारे हैं। सेविंग्स में पैसा रखोगे, हाँ, गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूशन करोगे, कि प्रधान प्राइम मिनिस्टर फंड में पैसा रखोगे, बहुत सारा है। अब आपको वही चीज पूरा लिस्ट में सना मतलब लिखाऊंगा अभी आज, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डिडक्शंस आपको जानना चाहिए।
उसका एक समरी नोट्स भी करूंगा, फिर आपको एक क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, और फिर धीरे धीरे अभी चलेगा ये थोड़ा 2-3 दिन, तो उसमें आपको मैं पूरा डिडक्शंस को, मतलब टैक्स प्लानिंग आपको अच्छे से समझ में आएगा कि टैक्स को लीगली कम करके दिखाने का क्या ताकत एक कंसल्टेंट में होता है। मतलब एक चार्टर्ड के पास, एक सीएस के पास, एक सीएमए के पास, एक टैक्स कंसल्टेंट के पास क्या ताकत होता है, वही ताकत सीखना है इस लीगल कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, इलीगल पे नहीं जाना है सर, वो हमारा काम नहीं, इलीगलिटी सीखने वाला चीज भी नहीं है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। यस, तो ये रहा डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, ये नोट्स पे शेयर कर लूंगा आप लोगों से, एक बार जरूर मुझे याद दिला देना अगर बाई चांस किसी के साथ शेयर नहीं हो पाता है, जरूर मेरे से मांगना। तो डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई के अंदर मैं आपको वही चीज सिखाने जा रहा हूँ। तो पहले आप कॉपी रेडी करो और कुछ लिखना है। ओके, चलिए सर, लिखाना है, बताना है, थोड़ा समरी लिखाएंगे, ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा समरी लिखने के बाद फिर क्वेश्चंस में जाएंगे। सर बात समझ में आया आपको, मतलब क्या होने वाला है? ठीक है, मुझे अच्छे तो यस सर। थैंक यू सर। बस आप लोग थोड़ा बीच बीच में मुझे हाँ ना बोलते जाइएगा, ना है तो ना बोलो, हाँ है तो हाँ बोलो, पर बोलते रहो सर। तो क्या है ना, मुझे भी लगता है कि चलो इंटरेक्शन हो रहा है। तो सर हेडिंग करिएगा, इनकम टैक्स, इस पे लिखिए डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। ओके, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। अच्छा, अब सवाल ये उठता है सर जीटीआई से ही डिडक्शंस होता है? ये सर, ये बात तो मैं आपको पहले भी बोला था, जब आपको मैं टोटल इनकम करवाया था, याद करो जरा टोटल इनकम। तो जब मैं आपको टोटल इनकम सॉल्व करवाया था तो आपको मैं एक चार्ट रीड कराया था, याद है? हाँ सर, एक फ्लो चार्ट में आपको रीड कराया था कि सर ये इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने का संपूर्ण तरीका, संपूर्ण मतलब कंप्लीट तरीका क्या है। तो कंप्लीट तरीका या फ्लो चार्ट जो होता है वो इस तरह का होता है। सबसे पहले जैसे अभी हम लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में सैटरडे वाले क्लास में कर रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना चाहिए, मतलब जिसका जिसका भी इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है वो भारत का रेसिडेंट है या नहीं, दैट्स अ वेरी वाइटल पार्ट। फिर हमें देखना पड़ता है उनका इनकम कहाँ कहाँ से होता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 5 हेड में इनकम का जो सोर्स है उसको 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, जैसे हम लोग रावण का जो 10 हेड के बारे में सुनते हैं, सिंबलाइज कर दिया गया कि 10 हेड है रावण का, जो अलग अलग, मतलब 10 अलग अलग किसको बताते हैं, मतलब ह्यूमन का जो खराब चीजें हैं, अहंकार वगैरह, ये सब चीज को बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट इसी तरह से सोर्स ऑफ इनकम को भी 5 हेड से बताया गया, 5 हेड्स ऑफ इनकम। इसमें सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है ना। जो लोग ऑलरेडी कुछ पर्टिकुलर हेड्स कंप्लीट सारा कंप्लीट कर लिया, या कुछ पर्टिकुलर हुआ है कुछ नहीं हुआ है, वो चलेगा सर, हाँ, राउंड द ईयर चलता रहता है। तो हम लोग, अगर किसी का सैलरी हो चुका है वेरी गुड, इनकम का हाउस प्रॉपर्टी हो चुका है वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ है वो उसका भी वेरी गुड, क्यों? क्योंकि वो आगे होगा। ठीक है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, 5 हेड्स है। अब 5 हेड्स को सबसे ज्यादा समय देना पड़ता है बिकॉज यही इनकम टैक्स का सबसे लंबा एरिया है सर। अब इसमें अलग अलग सोर्स से आप जो भी इनकम करते हो, इंडिविजुअल डिडक्शंस वगैरह देने के बाद, सर इंडिविजुअल डिडक्शंस क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा बात मुझे करना है। सर हम लोग पढ़ रहे हैं डिडक्शन चैप्टर, लेकिन हम यहाँ पर चैप्टर में डिडक्शंस के बारे में क्यों बोल दिए? क्या बोलते हैं देखो, ये जो 5 हेड है क्या बोलता है, कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डिविंग प्रोविजंस एंड प्रोवाइडिंग परमिसिबल डिडक्शंस एग्जेम्पशन देयर अंडर। हेलो सर, इस बात का ध्यान रखें, ये डिडक्शंस और ये जो चैप्टर अभी हम लोग करने जा रहे हैं, क्या दोनों सेम डिडक्शंस है? प्लीज टेल मी सर, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई और यहाँ पर जो डिडक्शंस के बारे में बोला है, ये डिडक्शंस, क्या ये दोनों डिडक्शन सेम है?
चुप ना रहो, कुछ तो बोलो। सर सेम नहीं है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको मैं बताया, टोटल इनकम का कैलकुलेशंस आप लोगों ने देखा था। जब इंडिविजुअल सैलरी चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, पीजीपीपी चैप्टर, कैपिटल गेन चैप्टर, अदर सोर्स चैप्टर आप करते हो, तो उसमें इंडिविजुअल चैप्टर वाइज भी आपको डिडक्शंस मिलता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे सैलरी में रिसेंटली हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे क्लबिंग में, उसमें आपने सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहा था सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के तहत। आप वहां पर कितना दे रहे थे? 50,000। ये स्टैंडर्ड है। ऐसा और भी है, एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आप लोग सेक्शन 24 के तहत डिडक्शन देते हो, कितना कितना डिडक्शन मिल जाता है सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन बताएगा मुझे? 30%। 30%। 30% ऑफ एनएवी। 30% ऑफ एनएवी है ना, नेट एनुअल वैल्यू, है ना। नेट एनुअल वैल्यू पे, जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, ये आपको हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके ऊपर आप 30% डिडक्शन देते हैं सेक्शन 24 के तहत। वैसा ही आप सारा डिडक्शन से उस इंडिविजुअल में बात नहीं करना है, वो करंट टॉपिक नहीं है, बस आपको थोड़ा याद दिलाना था कि हम लोग जैसे इंडिविजुअल डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं वो चैप्टर का डिडक्शंस है, और अभी हम लोग जो डिडक्शंस पे बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर डिडक्शंस नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि जैसे मानो कि आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो, तो शॉपिंग जब आप करने जा रहे हो तो मानो जो पर्टिकुलर दुकान है शॉपिंग मॉल के अंदर, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको डिस्काउंट दे रहा है। मानो शॉपिंग मॉल कंपनी जो है वो बता रहा है कि आज हमारे तरफ से हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक पर्टिकुलर शॉप में हमारी तरफ से 10% डिडक्शन है। ठीक है, तो मैं आपको वो डिडक्शन बताने जाऊंगा। ठीक है, अलग अलग दुकान में नहीं, जैसे ये सैलरी का दुकान अलग डिडक्शन देता है, हाउस प्रॉपर्टी का दुकान अलग डिडक्शन देता है, सब अलग अलग शॉप मानो आप। ठीक है, एक मॉल के अंदर, एक शॉपिंग मॉल में 5 अलग अलग दुकान है। अब अलग अलग दुकानदार अपने अपने डिडक्शन दे देता है, लेकिन अब शॉपिंग मॉल कंपनी जो है, शॉपिंग मॉल बोल रहा है कि हम आपको पूरा पूरा इनकम के ऊपर डिडक्शन देंगे। इट्स समथिंग लाइक दैट, दिस इज समथिंग लाइक दैट। बात को समझे? ओके, डिडक्शंस अलग अलग तरीके का हो सकता है, इंडिविजुअल हेड का भी हो सकता है और ओवरऑल भी हो सकता है। अब जैसे ही हम लोग कंप्लीटली ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा डिडक्शन इंडिविजुअल कैलकुलेशंस क्या होगा चैप्टर, मतलब हेड वाइज, ठीक है, हेड वाइज, ओके, इसको इनकम टैक्स हेड बोलते हैं। फिर हम लोग अप्लाई करते हैं क्लबिंग, जो हम लोग रिसेंटली सीखे। मतलब हस्बैंड का इनकम वाइफ के साथ जोड़ दिया जाता है, वाइफ का इनकम हस्बैंड के साथ, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रेन। रिसेंटली पढ़े सर, लास्ट लास्ट वीक पढ़े, बहुत डिटेल्स में पढ़े, बहुत सारा क्वेश्चंस भी। उससे पहले भी हम लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ लिए थे। उससे पहले हम लोग जीटीआई कैलकुलेशंस भी सीखे थे, जिसको हम लोग टोटल इनकम के अंदर। अब वही बात करने जा रहे हैं, जैसे जीटीआई हो जाता है फिर आता है डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई चैप्टर 6। इस पॉइंट में बात करना है। जब जीटीआई कैलकुलेशंस हो जाता है फिर सामने आता है डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। इसका मतलब ये है कि एक बार आप ग्रॉस टोटल इनकम कैसे भी करके एडजस्ट करके कर लिया, से फॉर एग्जांपल किसी का इनकम बना मानो 10 लाख। अब 10 लाख इनकम के बाद भी क्या वो अपना इनकम को कम करने का मौका है उसको? अब या तो 10 लाख पे टैक्स पे कर दो स्लैब वाइज, या फिर अगर डिडक्शंस आपको मिल सकता है तो ले लो। हो सकता है कि आप करीब 2-3 लाख बचा लिए। तब कैसे बचा ले 2-3 लाख? सर मौका है आपके पास, अब आप देख लो कि आपको वो सब मौका मिलता है, मतलब आप अपने लाइफ में यूज करते हो कि नहीं करते। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल, सबको नहीं मिलेगा, जो यूज करेगा उसी को मिलेगा। ठीक है, अब वही 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 पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बताने जा रहे हैं। जैसे ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेशन हो जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने दिखाया टोटल इनकम में जो लोग कर चुके हो, पर फिर से क्योंकि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक बार फ्लो चार्ट में बताया। सो डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको लिखाऊंगा, मेरे साथ चलिएगा सर। इसको ना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे डिडक्शंस को हो सके तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा अपने जो कॉपी है कॉपी को टेढ़ा कर सकते हो,
टेढ़ा मतलब आप हॉरिजेंटली लिखते हो ना, सॉरी आप वर्टिकली करते हो, आप उसको हॉरिजेंटल करते हो, आपको जगह मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा फैला हुआ हो सकता है, मे बी वर्टिकल फॉर्मेट में हो सकता है कि आपको पूरा लिखने का मौका ना मिले, इसीलिए बोला, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट है। अच्छा मैं भी इसको ना थोड़ा 200% भी कर लेता हूँ तो भी मुझे भी सुविधा रहेगा ये थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा लिखते लिखते, क्योंकि समरी है इसीलिए। एक सेकेंड। यस, चलो। तो इनकम टैक्स में हम लोग ये हेडिंग कर रहे हैं, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीएन, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट करेंगे, पहला पॉइंट कर दो, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ certain payments. Try to understand sir. तब लाइन में ना राज छुपा होता है, लैंग्वेज में भी लाइन राज छुपा होता है। मतलब क्या बोलना चाहता है कि आप कुछ पेमेंट करोगे, उस पेमेंट में आपको डिडक्शन दिया जाएगा, ऐसा है क्या? यस सर ऐसा है, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। तो एक काम कर लेते हैं, पहले पेमेंट का कर लेते हैं क्या, या फिर पहले हेडिंग कर लिया? अच्छा चलो, थोड़ा थोड़ा सा गैप देके, थोड़ा सा गैप देके, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। फिर थोड़ा सा और गैप दो, फिर लिखो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम। ओके, और एक हेडिंग दो जिसमें लिख दो सर अदर डिडक्शन। लिखे सर? बोलो, 4 पॉइंट हेडिंग कर दिए? अरे 4 पॉइंट हेडिंग हो गया ना, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम एंड अदर डिडक्शंस। अब इसके अंदर एक एक करके चलेंगे। हाँ, सबसे पहले डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स में बात करते हैं, ये थोड़ा ज्यादा लंबा जगह लेगा, आप नीचे नीचे लिखते जाओगे, एक यहाँ पर जैसे बुलेट दे देना, ठीक है, और फिर नीचे नीचे लिखना। तो पहला लिखना सर सेक्शन 80C। ये सेक्शन याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब भी आप डिडक्शन अप्लाई करोगे, मैं आपको मैथ करके दिखाऊंगा, लेकिन जब जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको सेक्शन मेंशन करके ही डिडक्शन दिखाना होगा। अगर सेक्शन मेंशन नहीं करोगे तो काट दिया जाएगा। 80C इन रेस्पेक्ट ऑफ किसमें मिलता है? से फॉर एग्जांपल आप LIC प्रीमियम भरते हो, मैं आपको पहले ही बोला इन रेस्पेक्ट ऑफ LIP, LIP मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ओनली प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। इतना जान लो कि नॉर्मली LIC प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये सब चीज में पैसा रखोगे तो एक सर्टेन लिमिट है, लिमिट का डिटेल्स आपको बाद में बताता हूँ मैं, नॉर्मली 1.5 लाख तक का लिमिट है, बट अभी कुछ लिखो मत, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको समरी पॉइंट लिखा रहा हूँ जो आपको याद करने के लिए जरूरी है, और मैं थोड़ा शॉर्ट में समरी लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अमाउंट लिखने का जरूरत नहीं है, अमाउंट का मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इसके अंदर अमाउंट वगैरह डाल के इसको बड़ा ना करें, ठीक है, इसको छोटा रखें अभी, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे अमाउंट बता दूँ, अमाउंट का चार्ट देने से ही आपको पता लग जाएगा। पहले आप ना सेक्शन वाइज देख लो
कि कहाँ कहाँ पैसा डालने से डिडक्शन मिलता है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट याद हो जाएगा, अमाउंट याद हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट के लिए कैलकुलेशंस भी करना पड़ता है। सेक्शन 80CCC, सर ये क्या है? इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मैं कंट्रीब्यूशन को शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिखना सर। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, पेंशन फंड में अगर आप पैसा रखते हो, ठीक है, सरकार का जो पेंशन फंड चलता है, उस पेंशन फंड में पैसा रखोगे तो उसमें भी सरकार आपको डिडक्शन अवेलेबल करवाता है। ठीक है सर, कितना? अरे वही तो थोड़ा आपके लिए, मतलब एक, क्या बोलेंगे उसको, अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, मन में थोड़ा सा कि चलो सर कब बताएंगे अमाउंट, सर अमाउंट बता देंगे सर। फिर लिखना सर सेक्शन 80CCD। अरे आप लोग लिख रहे हैं मेरे साथ साथ? सर थोड़ा हाँ ना बोलने के लिए बोला सर, थैंक यू सर। सेक्शन 80CCD, 80CCD क्या है? इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, सर वो पेंशन फंड था, ये पेंशन स्कीम है ऑफ सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में भी अगर आप पैसा डालते हो, आप अपने लिए करते हो, अपनी फैमिली के लिए करते हो। ठीक है, एक लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए करते हो, अपनी फैमिली के लिए करते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप जॉब करते हो तो वहां पर डाल देते हो। ठीक है, तो इस तरह का पैसा अगर आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट करोगे ना, तो सरकार ही आपको बोलेगा कि भाई ये सब आप टैक्स में छूट ले लेना, क्योंकि इसके पीछे सरकार का भी, गवर्नमेंट का भी कुछ फायदा है, क्योंकि ये सब फंड में पैसा रखने से सरकार इस पैसे को यूटिलाइज करता है। ठीक है, ऊपर से आप अपना वेलफेयर खुद देख रहे हो, मतलब जब भी आप LIC में पैसा रखते हो, आपको पता है आपका LIC का पैसा क्या होता है? नॉलेज है आप लोगों को कि हम जब LIC में पैसा रखते हैं, LIC उस पैसे को लेके क्या करते हैं? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, बहुत सारा फंड है यहाँ पर, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, थोड़ा LIC में ही बता दे रहा हूँ आपको। सर मार्केट में LIC के बारे में आप सभी को ही जानते हैं, ऐसा कोई है नहीं जो LIC का नाम नहीं सुना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमारे घर में, सबके घर में इंश्योरेंस तो है किसी ना किसी का, कुछ नहीं तो LIC इंश्योरेंस आपको भारत के हर चप्पे चप्पे में नजर आएगा ना। क्वेश्चन इज दैट ये क्या करता है पैसा लेके? सर ये इस पैसे को लेके इन्वेस्ट कर देता है। देख सकते हो इसके पास कितना एसेट है, इतना करोड़ का एसेट है, इतना करोड़ का लाइबिलिटी है, इक्विटी है, 4000 करोड़ का इनकम किया है 2022 में से। समझ रहे हैं सर, ये इन्वेस्ट करता है। इसका अलग और भी सब्सिडरी है, हाउसिंग फाइनेंस है, इंटरनेशनल लिमिटेड है, मतलब आपका पैसा कहीं ना कहीं हाउसिंग फाइनेंस में जाता है, म्यूचुअल फंड में जाता है, पेंशन फंड में, LIC पेंशन फंड देख रहे हैं, आपको भी मैं पेंशन फंड बता रहा था। IDBI बैंक भी LIC के अंदर आता है। IDBI बैंक जो आप लोग रास्ते में देखते हो, है ना, मतलब बैंक तो आपके सामने भी होगा, कहीं ना कहीं ब्रांच देखे होंगे, ये सब भी LIC का ही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपका पैसा घूम फिर के स्टॉक मार्केट में आ जाता है, घुमा फिरा के स्टॉक मार्केट में आ जाता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा चेन है सर, सर वेरी बिग बिग चेन, बिग चेन। तो इसी तरह से आपका पैसा किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियल कंपनीज के पास, किसी ना किसी तरह से लोगों का लोन, ठीक है, हाउसिंग लोन हो या जो भी, फंड कहाँ से मिलता है? अरे हमारा पैसा बाद में हमको वो 5% 6% रिटर्न दे देता है ना। बाद में हमें हमें सेविंग्स कराना किसने सिखाया? हमें सेविंग्स कराना सिखाया LIC ने, पता है आपको? और एक चीज आपको बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पहला एस्टेब्लिश हुआ था कोलकाता में 1818 में। बिपिन दास गुप्ता, प्राइमरी टारगेट मार्केट वाज इंडिया। सुरेंद्रनाथ टैगोर हैज फाउंडेड हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी इन सेमेट टाइम पीरियड व्हिच लेटर बिकम अ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इनका जो हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी था, यही बाद में LIC में कन्वर्ट हुआ।
उसके साथ बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, इस तरह से बहुत सारे चीजें मार्च होके भी LIC बना है। अब चलो LIC की हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, वो हमारा करंट डिस्कशन पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो मैं बस आपको इतना कहना चाहा सर कि ये सब जो फंड है, ठीक है, जैसे LIC है या पेंशन स्कीम वगैरह है, ये सब में हमारा पैसा जब जाता है तो सरकार भी इस पैसे को लेके मार्केट में अपना काम कर लेता है। LIC किसका चलता है? LIC सरकार का है, गवर्नमेंट का 96% शेयर होल्डिंग है। पहले तो 100% था, पर रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के कारण 3.5% के आसपास डाइवेस्टमेंट किया है, ठीक है। डाइवेस्टमेंट करने के कारण LIC अभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी होता है, पहले नहीं होता था। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% स्टॉक था, लेकिन अभी 3.5% छोड़ा है, और बदले में सरकार ने कुछ पैसा भी अपने लिए जुगाड़ किया, कुछ जरूरी इसके लिए। तो कहने का मतलब है कि इतना सारा पैसा सरकार का होगा, अब सरकार उस पैसे को लेके मार्केट में रोल करते हैं, और मार्केट में रोल करके इन्वेस्ट करके खुद भी कमाते हैं, हमें भी रिटर्न देते हैं, जो भी LIC में पैसा आता है। तो इट्स लाइक दैट, प्रोविडेंट फंड भी वैसा इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। सारे के सारे पेंशन स्कीम भी सिमिलर टाइप। सर पैसा किसका है? पैसा किसी का नहीं, पैसा रोल ओवर करने का है। पैसा घर पे रख के पैसा बढ़ता थोड़ी है, पैसा रोल होगा, मार्केट में फ्लो होगा, है ना, तभी पैसा बढ़ता है। इसीलिए तो बिजनेसमैन कैसे पैसा कमाते हैं? पैसा को रोल करके कमाते हैं। पैसा देख देख के हम लोग खुश होते हैं, पर सिर्फ पैसा देख के नहीं, पैसा को रोल करके खुश होना ही टैलेंट का परिचय है। जो पैसा को रोल कर पाएगा, आप इतना समझ लो कि वो जिंदगी में आगे बढ़ता जाएगा फाइनेंशियली। और जो पैसा को देख के अरे भाई है रहने दो, हाँ, मतलब मन ही मन में चलो ठीक है रहने दो, वो आज तो ठीक है, बट वो कभी बढ़ नहीं पाएगा, ये दिक्कत है। चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो। सर ऐसा बात है क्या? ये सर बात तो ऐसा ही है सर, इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको बेनिफिट देता है। सीनियर सिटीजन के लिए अलग देता है, नॉर्मल के लिए अलग देता है, पर देता है। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरते हो 80D के तहत भी आपको सरकार छूट देता है। सर और क्या? अरे बहुत सारे हैं, लिखो। लिखना अभी जारी रहेगा, लिखने का बंद करने का टाइम नहीं आना है। 80 80D नहीं, ट्रिपल डी से पहले डबल डी लिख लो सर। 80 डबल डी। सर डबल डी क्या करता है? इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल। सर मतलब, सर सुन लो सर, ये जो किससे कहानी बता रहा हूं ना, ये किससे कहानी सुन लो। अगर आप किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो जो डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, मतलब डिसेबल पर्सन मतलब फिजिकली चैलेंज्ड, ओके। हैंडीकैप वर्ड यूज नहीं करते आजकल, हैंडीकैप वर्ड थोड़ा साउंड खराब लगता है, इसलिए बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड, ठीक है। जो फिजिकली डिसेबल्ड है या डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, इनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हो तो उसे 80DD के तहत, जिसमें आप उनको मेंटेन करते हो, डिसेबल पर्सन का भी उसका भी परसेंटेज है, सीवियर डिसेबिलिटी, नॉर्मल डिसेबिलिटी, ठीक है। 75% की ज्यादा डिसेबिलिटी है तो फिर वो अलग, उसमें आपको एक्स्ट्रा छूट मिलता है, तो आगे बताएंगे आप, ठीक है। उसका दो दो सेक्शंस है, दोनों सेक्शंस बताएंगे। 80DD, लेकिन आप दोनों सेक्शंस का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर एक जगह में ले लेते हो तो दूसरी जगह में नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो 80DD के तहत आप ये ले सकते हो। जिसे डिपेंडेंट डिसेबल्ड का मेंटेनेंस का खर्चा, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा करोगे तो गवर्नमेंट उसमें भी आपको बेनिफिट देने का बात करता है, टैक्स, ओके। मतलब बेसिकली इतना बताना चाहता है गवर्नमेंट कि भाई वेलफेयर काम करोगे तो सरकार आपके साथ है, ठीक है।
देश के हित में कंट्रीब्यूशन होगा आपका पैसा, तो सरकार आपके साथ है। अच्छा, और क्या हो सकता है सर? सर और भी होगा, 80DD हो गया, आप लिख लो सर 80DDB, 80DDB। सर 80DDB में क्या आएगा? सर 80DDB बात करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एटसेट्रा मेडिकल ट्रीटमेंट एटसेट्रा of specified disease or ailment। सर मतलब बहुत सिंपल है। 80DDB मतलब दवाई बेसिकली। किस तरह का दवाई? सर ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कोई स्पेशल डिजीज, जो सर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इस तरह का डिजीज, मतलब जो थोड़ा थोड़ा टिपिकल डिजीज होते हैं ना, अब आप लोग जानते हो, ठीक है, स्पेसिफाइड डिजीज में, तो उसमें गवर्नमेंट मेंशन कर देता है टाइम टू टाइम कि इस तरह का डिजीज के लिए अगर कोई खर्चा कर रहा है तो इसको भी टैक्स में छूट दिया जाए। तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए भी बोलते हैं, कुछ ट्रीटमेंट पहले से ही बोल के रखता है। तो इस तरह का जो डिजीज या एलिमेंट हो उसमें 80DDB को काउंट करता है। ठीक है, तो 80DDB बेसिकली किस लिए आया? 80DDB स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट में अगर कोई खर्चा होता है तो उस खर्चे को भी इनकम टैक्स में बताने के लिए बोलते हैं, इनकम टैक्स में डिडक्शन के तौर पे बोलते हैं। लेकिन ये सब खर्चा जो आप करोगे ना, प्रूफ वाला खर्चा होना चाहिए, कैश में नहीं होता है। ठीक है, ये इसका भी आगे चर्चा करेंगे क्वेश्चन कराने के टाइम पे। ठीक है, कैश थोड़ा सा अलाउड होता है, बट एक सर्टेन अमाउंट के बाद कैश अलाउड नहीं करता। तो अगर आप प्रूफ नहीं रखोगे पेमेंट का तो फिर मुश्किल। हाँ, कैश कर सकते हो लेकिन प्रॉपर बिल होना चाहिए। कहीं कभी किसी किसी केस में कैश अगर करोगे भी तो एक सर्टेन लिमिटेशन है, उसके ऊपर आपको कैश नहीं, चेक या ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, फंड ट्रांसफर बैंकिंग सेगमेंट में करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि प्रूफ रहे। अच्छा, तो 80DD भी हो गया। मतलब आपको मैं बस नाम बोल रहा हूँ और सेक्टर बता रहा हूँ, नाम और सेक्टर इसका याद कर लेंगे ना, तो आप समझ जाओगे कि आप रिडक्शंस पे 50% मास्टरी हासिल कर ली। बाकी बस अमाउंट और क्वेश्चन आंसर वो जान जाओगे, पूरा हो जाए। तो 80DD भी हो गया। 80E, 80E किस मैटर में बात करता है? इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। सर 80D करके जो चल रहा था वो सब समझ गए ना? सब एकदम मेडिकल कॉन्सेप्ट, 80D 80DD 80DDB। अब हम लोग 80DDB के बाद आ गए 80E में। अब 80E किस मैटर पे बात करता है? 80E बात कर रहा है हायर एजुकेशन लोन के ऊपर, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए लोन लिए हो और इसका इंटरेस्ट भी भर रहे हो, तो उसमें भी आपको सर्टेन अमाउंट तक डिडक्शन अवेलेबल होता है। सर और क्या? अभी मैं बोला ना आपको, लिखना है 80EE और 80EE। अरे लिख रहे हो ना सर आप लोग? इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन borrowed for acquisition of house property, acquisition of house property by an individual।
सर माने माने क्या होता है सर? माने मतलब 80EE और 80EE कहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लेता है और उसका इंटरेस्ट भरता है तो उसके लिए 80EE का एक सेक्शन है जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट करने के ऊपर डिडक्शन देता है जीटीआई का। सर हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी तो इंटरेस्ट ऑन लोन है सर, उसका एडजस्टमेंट देखेंगे आगे जाके। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप वहां पर लेते हो तो यहाँ पर ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि 80EE और 80EE के तहत आपको इस तरह का डिडक्शन अवेलेबल होता है। ये हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर भी आपको इस तरह का डिडक्शन अवेलेबल मिलेगा 24 के तहत। लेकिन फिलहाल आप डिडक्शन कर रहे हो जीटीआई से, इंडिविजुअल हेड से नहीं। ओके सर, सर लिख रहे हैं ना? अच्छा अब क्या, अब सर 80EEE हो गया, EE हो गया, सर 80EEB लिखते लिखते याद कर लो, बाद में और टाइम नहीं मिलेगा, बाद में और टाइम नहीं मिलेगा सर, मेरे साथ साथ ही पढ़ लो। मैं आप लोगों को इसीलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये सब पॉइंट याद रखें। लिखाने का मेरा एक ही पर्पस है और कोई नहीं। 80EE अब सारा चीज लिखाने जाऊंगा तो फिर जिंदगी भर चलता जाएगा टैक्स क्लास, इसलिए जो मुझे लगा कि इसको लिखा देने से आपके लिए अच्छा रहेगा इसलिए लिखा दे रहा हूँ। 80EEB इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल on loan taken for purchase of क्या है सर? इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से आपको गवर्नमेंट की तरफ से 80EEB के तहत डिडक्शन मिलेगा इनकम टैक्स में। क्या बोलते हो, खरीदोगे क्या? सर भारत क्यों, दुनिया का फ्यूचर होने जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगला 10-20 साल के बाद आप देखोगे कि सड़क पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ज्यादा नजर आएगा। इसके पीछे दो रीजन है। एक, पेट्रोल डीजल का मार्केट में जिस तरह का प्राइस फ्लक्चुएशंस और इंटरनेशनल मोनोपोली। सेकंड, सबसे बड़ा रीजन है इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होने का, दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। पेट्रोल डीजल में जिस तरह का एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, स्पेशली ठंड के टाइम पे बहुत दिक्कतें पड़ रहा है, बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं पेट्रोल डीजल के अंदर। तो अगर ईवी आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ईवी अगर थोड़ा, ईवी ऑलरेडी काफी डेवलप कर चुका है, अब थोड़ा सा और इनोवेशन चाहिए, फास्ट चार्जिंग वगैरह, कि मतलब 5-10 मिनट में चार्ज हो जाए। ये कुछ बातें अगर मैच हो जाए ना, अब धीरे धीरे आप देखना, ट्रेन जैसे इलेक्ट्रिक में ही तो चलता है ना, इलेक्ट्रिक जनरेशन करके ही चलता है, उसी तरह से बैटरी वगैरह से इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगा। अब ये चलना चालू हो चुका है, बट इसके ऊपर गवर्नमेंट चाहते हैं कि लोग और ले। अभी जो इसका मेन प्रॉब्लम है जो ईवी परचेस में लोगों को रोक रहा है, वो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग। ठीक है, कि मोटा मोटी फास्ट चार्जिंग में भी 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। बाहर जाएंगे आप गाड़ी लेके, अगर रास्ते में चार्जिंग में ही 1-1.5 घंटा रुक जाना पड़ता है तो फिर प्रॉब्लम है। तो वो फास्ट चार्जिंग वगैरह जो है, इसमें मैं सुन रहा था ऐसा होगा कि आप रास्ते में ना बैटरी एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब ये कैसा होगा, बहुत सारे डेवलप नेशंस पे हुआ है कि मानो बैटरी जो है आपकी गाड़ी के अंदर जो है, उस बैटरी को एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब मानो सिंपल है कि आपका जो बैटरी है वो गाड़ी में है, आप इलेक्ट्रिक स्टेशन पे फुल्ली चार्ज वाला बैटरी, ठीक है, तो सिमिलर गाड़ी के अंदर लगा दोगे और आपका जो बैटरी है वो वहां पर चलने लगा देगा, मतलब खाली बैटरी जो है। तो इस तरह से अगर एक्सचेंज कॉन्सेप्ट चल सकता है तो शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब पेट्रोल की जगह बैटरी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब पता नहीं इसको किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि गाड़ी का मॉडल अलग होता है, डिफरेंट मैटर है।
बट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंप्लीट लेवल में हर चीज में आ जाए तो क्या होगा। चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए होगा सर? हाँ, चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है बहुत सारा जगह। चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे पेट्रोल पंप जो है आज के डेट में, वैसा ही आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा रास्ते में। ठीक है, ऑलरेडी टाटा कुछ टाटा रिलायंस सब कुछ इस तरह का काम चालू कर दिया है किसी किसी एरिया में, जिसमें आपको चार्जिंग स्टेशन दे रहा है, कुछ कुछ सिटी में दिख रहा है। लेकिन वही चीज है कि अगर 1.5 घंटा 2 घंटा आपको चार्जिंग के लिए वेट करना पड़े, दैट इज नॉट पॉसिबल ना, कि 2 घंटा कोई चार्ज के लिए थोड़ी वेट करेगा। अब उसी को देखना है कि चार्जिंग टाइम को कैसे कम किया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम 5 मिनट ठीक है, बट इससे 5-10 मिनट से ज्यादा, 15 मिनट भी चलो ठीक है, बट इससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल, क्योंकि जिनको इमरजेंसी रहेगा वो क्या करेगा, है ना। तो अगर संगे संग बैटरी रिप्लेसमेंट का कोई उपाय हो जाए, आई थिंक मैटर थोड़ा और अच्छा है। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब उनके पास बैटरी रहेगा चार्ज किया हुआ, आपके गाड़ी में वो उसका बैटरी डाल देगा, और आपका जो बैटरी नील हो चुका है या आधा चार्ज है जो भी है, अब वो बैटरी वहां पर। तो ये एक कॉन्सेप्ट आ सकता, डोंट नो, पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि इसके लिए अलग लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट है। ठीक है चलो, तो ATEEB, जैसे आजकल मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रहा है। ये तो टैक्स में बेनिफिट, इलेक्ट्रिक व्हीकल में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। मतलब जैसे मानो टाटा नेक्सॉन में चल रहा था, टाटा नेक्सॉन का मार्केट प्राइस मैं देख रहा था एक बार, 15 लाख समथिंग, 15 या 15 समथिंग। अगर आप ईवी लेते हो तो आपको गवर्नमेंट बोल रहे 1.5 लाख का सब्सिडी देगा। तो आपके हाथ में 13.5 लाख गाड़ी का दाम है। इस तरह अभी तो और सस्ता निकलेगा सर, अभी तो 7-8 लाख में भी ईवी आ गया, 6 लाख में भी आ गया, बहुत सारा कंपनी ला दिया। ओके ठीक है, 80EEB, हाँ सर याद रखें। 80G लिखो जरा, 80G ये क्या है? इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन। यस बोलो, बोलो सर, कोई अनम्यूट किया, कोई क्वेश्चन है करो। In respect of donation to certain funds or charitable institution, etc. Charitable, हाँ, yes, यही है, charitable institution, donation to certain funds or charitable institution। मतलब अगर कोई charitable institutions को आप डोनेशन करते हो या कोई जगह में आप डोनेट करते हो, ठीक है, लेकिन सभी जगह में नहीं, जो सरकार के हिसाब से रजिस्टर्ड है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे मानो वेस्ट बंगाल में कुछ संगठन है, जैसे मानो भारत सेवाश्रम, रामकृष्ण मिशन, इस तरह का, ठीक है। ईशा फाउंडेशन, जैसे कोयम्बटूर में जो सदगुरु जी का बना है रिसेंटली, काफी पॉपुलर है, शिवरात्रि वगैरह में बहुत फेमस है। तो ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमैनिटीज के लिए काम करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, जैसे बेलूर मठ बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं सर। ये इनका काम मतलब चुप छुप के होता है, चुप छुप के मतलब ज्यादा बताते नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा काम करता है आप सोच भी नहीं सकते। भारत के हर जगह में जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं उनके सबके लिए, मतलब हॉस्पिटल सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, बेसिक पढ़ाई लिखाई कॉलेज लेवल तक का, जैसे हाथ का काम सीखना, मतलब जैसे वर्किंग नॉलेज लेना, कोई ऐसे मानो जैसे रिसेंटली बेलूर मठ में एक मैं सुन रहा था, एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, काफी दिन हो गया है, एक न्यू बैच फिर से ओपन हो रहा है। अगर किसी को AC ठीक करना है, फ्रिज ठीक करना जानना है, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, तो काफी किफायती खर्चा है, फ्री में नहीं, कुछ तो देना पड़ता है। हाँ फ्री करता है, अगर वो एकदम कुछ नहीं है उनके पास, वो अलग बात, वो जाके बात करना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन बहुत ही मिनिमम फीस में वो लोग कराते हैं, लोगों को हाथ का काम सिखाते हैं, तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और ये सिर्फ कोलकाता में नहीं, पूरा भारत में करते हैं, हर एक स्टेट में, बड़े बड़े सिटी में, छोटे छोटे शहरों में, आप सोच भी नहीं सकते।
मतलब जो शायद सरकार अकेला भी नहीं कर सकता जितना ये लोग कर लेता है, मतलब ये रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम जैसे संगठन। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब जगह में अगर गवर्नमेंट कह देता है कि भाई ये 80G का है ये, ठीक है, वो बोल देता है डोनेशन जब आप करोगे ना किसी जगह में, तो वहां पर मेंशन कर देता है कि 80G इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो देन यू कैन अप्लाई दिस 80G कॉन्सेप्ट। तो उसमें एक हिसाब है कि कितना हो सकता है, वो मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा। ठीक है, कि सर कितना 80G में हो सकता है डोनेशन। जैसे प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा दे रहे हो, ठीक है, जैसे मानो केरला में जब फ्लड हुआ था, हम लोगों की क्लास से उस टाइम पे काफी डोनेशंस लेके हम लोग कंट्रीब्यूट किए थे। ठीक है, इसी तरह से आप इंडिविजुअल डोनेट कर रहे हो। ठीक है, तो डोनेशन कहाँ कर रहे हो? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फंड में कर रहे हो, रिलीफ फंड में कर रहे हो। तो ये सब फंड वगैरह में भी अगर आप पैसा देते हो, जो सोशल सोशल वेलफेयर है, उसमें भी आप बेनिफिट ले सकते हो टैक्स में। लेकिन यस, देयर इज अ कैलकुलेशन। बताइए, 80G हो गया, आगे लिखिए सर। 80G, सर ये कौन है? जी, रेंट पेड के ऊपर बेस कर, इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। आगे बताएंगे सर, कैलकुलेशन दिखाएंगे। 80G ये लिखो सर, 80G इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। गांव का डेवलपमेंट करोगे सर? अगर आप गांव का डेवलपमेंट कर लेते हो इंडिविजुअल तौर पे, कुछ भी कर सकते हो गांव में। मानो गांव के लोगों के लिए एग्रीकल्चरल कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री का कुछ प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, जो गांव की इकोनॉमी को डेवलप करेगा। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट करेगा। आप अपने खर्चे से तालाब बना के दे रहे हो, मतलब पॉन्ड वाटर बॉडीज बना के दे रहे हो, जो लोकल लोगों को काफी हेल्प होता है, एग्रीकल्चर में हेल्प होता है। हमारे देश में अभी भी रूरल डेवलपमेंट में बहुत कुछ हो सकता है, बट लोकल लोग, सरकार का बहुत सारा योजना भी है जानते हो, लेकिन लोकल लोग ना एकदम कॉन्शियस नहीं। लोकल लोगों को तुम काम करने बोलो, दे आर ऑलवेज, मतलब इट्स लाइक कि उनको काम नहीं करना है, बस राजनीति करना। अगर पॉलिटिकल चमचागिरी करके अगर कुछ हो जाए, मानो कि किसी एक ने पॉलिटिकल चमचागिरी करके घर बना लिया डुप्लीकेसी करके, फिर जेल में भी के चला गया, वो अलग बात है। लेकिन एक क्या 10 जन को भी जेल में घुसा दो, फिर भी ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। हम चमचागिरी करेंगे, लेकिन हमको काम करने बोलो तो नहीं करेंगे। सरकारी प्रोजेक्ट से पैसा मिलता है, इस पैसे से मतलब गांव का डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब ये सब्सिडी टाइप। इंडिविजुअल लेवल में भी बहुत सारे लोग करते हैं, जो जिनके पास पैसा होता है वो रूरल डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। और वो रूरल डेवलपमेंट जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे चलता है। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है लातूर बोल के, लातूर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ड्राई जोन और बारिश बहुत कम होता है, और बारिश कम होने के कारण वहाँ पर मतलब ड्रॉट बहुत एक आम बात हो गया था। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट नहीं, इंडिविजुअल कुछ लोगों की तरफ से, फिर बाद में कुछ बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वहाँ पर आया और उनको सपोर्ट किया, जैसे आमिर खान। फिर महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर को भी पता चला तो वो भी आया सपोर्ट के लिए। लेकिन पहले ये इंडिविजुअल लेवल पे चालू हुआ, वाटर बॉडीज डेवलप करना। वाटर बॉडीज डेवलप मतलब खुद से वाटर बॉडीज बनाओ, 10 15 20 गांव गांव में, और उसके लिए वाटर कप अरेंज किया गया, जैसे लोग आईपीएल करते हैं वैसा वाटर कप। जिनका गांव जितना सुंदर वाटर बॉडीज में भरेगा, उस गांव को हाईएस्ट लेवल ऑफ अवार्ड दिया जाएगा। जैसे प्राइज मनी 20 लाख तक गया था। रिलायंस, टाटा जैसे बड़े बड़े कंपनी आए थे अवार्ड देने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते। इसके एक फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन को अभी आमिर खान चलाते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है आमिर खान सर का। ठीक है, कुछ काम तो अच्छा लगे। पर्सनल लेवल में मेरा क्या, जैसे आमिर खान का पानी फाउंडेशन, आमिर खान की सर्च कर रहा हूँ मैं, पानी फाउंडेशन दिखाता हूँ। आप पानी फाउंडेशन में जाके देख सकते हो सर, इनका इनका साइट है। ये पानी फाउंडेशन किस तरह से रूरल डेवलपमेंट करता है, यू कांट इमेजिन सर।
देखोगे नहीं तो समझ में, ये देखो वाटर कप देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ IPL ISL ये सब जानते हैं, कभी वाटर कप के बारे में सुना आप लोगों ने? ठीक है, अगर इसका आप देखोगे डिजिटल फार्मिंग स्कूल्स, इसका मैं आपको जस्ट एक दिखाता हूँ कि कैसे ये लोग काम करते हैं, जस्ट कुछ इमेज देखने से आपको समझ में आएगा। ये देखो, अपने हाथ से मैनुअल वर्क से किया, ये देखो सब ड्राई जोन है, हमारे बंगाल जैसा नहीं, मतलब गैंजेस डेल्टा नहीं है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ गंगा नदी है, उसको भी हम लोग कचरा बना रहे हैं बैठे बैठे, ड्राई जोन में बनाया, मतलब जहां पर बारिश कम होता है, ऐसे ऐसे जगह में। ये देखो जो जगह में बारिश नहीं होता था वहां पर किस तरह से बना दिया, वाटर बॉडीज के कारण बारिश भी हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है बारिश होने के लिए इवेपोरेशन जो भी जरूरी होता है ना, वो सब बन रहा है। और इस तरह से, और गांव में वाटर कप हो रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, सरकार भी जुड़ गया अभी, ये इंडिविजुअल प्रोग्राम था, वहाँ पे गवर्नमेंट जुड़ गया। आप लोग कभी सुनते हो हमारे वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में? मुझे तो ऐसे दिखता नहीं है, बट ये बना है सर। और बाद में अभी पानी फाउंडेशन आमिर खान का ये चैरिटेबल वर्क जरूर, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आमिर खान अगर चैरिटेबल वर्क में जो भी खर्चा करते हैं ऑब्वियसली टैक्स में बेनिफिट जरूर ले सकता है ना? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किरे मुझे जाते तो यस सर। यस सर। ठीक है। तो बीच बीच में थोड़ा सा मोनोटोनस को हटाने के लिए कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल अगर आप देने बोलोगे तो मैं सारा दिन एग्जांपल देता रहूंगा, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगा सर बाद में। मेरा तो मन करता है सारा दिन आप लोगों को एग्जांपल ही देते जाओ। अच्छा अच्छा, 80 GGB लिख लो सर, GGA हो गया, इन रेस्पेक्ट ऑफ contributions given by companies to political parties. Yes. सर पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट करना जरूरी है ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी इनकम करता है, पॉलिटिकल पार्टी इनकम नहीं करता सर, लीगली तो नहीं करता है, इलीगल बात अलग है। पावर दिखा के पैसा कमाना अलग चीज होता है, पर पॉलिटिकल पार्टी का तो कोई इनकम नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन से उनको इनकम होता है। पार्टी के नाम पे थोड़ी कुछ होता है, पार्टी का एक पार्टी ऑफिस छोड़ के कुछ नहीं होता, पार्टी ऑफिस छोड़ के कुछ नहीं होता, सब सरकारी है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी को चलना पड़ता है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पैसे से, सॉरी बड़े बड़े कंपनीज के पैसे से। तो कंपनी डोनेट करता है तभी जाके पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को ऑपरेट करती है, और तभी जाके वो वोट में लड़ाई लड़ता है, फिर भारत में सत्ता परिवर्तन करते हैं या किसी भी स्टेट में, उस तरह से चलता है। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेट करते हो तो इसका भी आपको रिडक्शन अवेलेबल है 80 GGB के तहत, कंपनी को मिलता है 80 GGC, ये इन रिस्पेक्ट ऑफ contribution given by any person to political party. Yes, आप भी दे सकते हैं, अगर आपको मोदी पसंद है तो मोदी को दो, तो बीजेपी को दो, अगर आपको दीदी पसंद है तो तृणमूल को दो, TMC, अगर आपको राहुल पसंद है तो राहुल जी को दो, कांग्रेस, ठीक है, अगर आपको मायावती पसंद है, समाजवादी पार्टी पसंद है, ठीक है, या फिर बिहार में जैसे नीतीश कुमार पसंद है या लालू प्रसाद पसंद है, जिसको जो पसंद है, आपका आपका है, आपका मन, आपका हिसाब आप लगा लो, आप दे सकते हैं, लेकिन ये 80 GGC के तहत, ओके, 80 GGC। अच्छा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं सर, जो भारत में रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड,
बहुत बार ऐसे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी फॉर्म कर सकता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो मान्यता नहीं मिले। पार्टी फॉर्म करने में डेमोक्रेसी में राइट है पूरा। वी आर नॉट चाइना। चाइना में आपको कोई राइट नहीं। चाइना इज ए वन पार्टी कंट्री, एक पार्टी है बस, लीडर बदल सकता है। रशिया पार्टी एक है, सिर्फ लीडर बदलता है, लीडर लीडर चूज करने का वोट होता है। बट ये भारत है, यहाँ पर कॉन्क्रीट डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। अब वो अलग चीज की डेमोक्रेसी के नाम पे यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी होता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जिस दिन भारत का साधारण लोग मतलब आम आदमी, जिस दिन एक कंप्लीट लेवल ऑफ सॉलिड लेवल ऑफ एजुकेशन और सॉलिड लेवल ऑफ अपने देश के बारे में शिक्षा मिल जाएगा, मतलब देश का शिक्षा, मतलब जो हमारे भारत का कल्चर का शिक्षा है, जिस दिन मिल जाएगा, मतलब ये बाहर का कॉपी पेस्ट वाला एजुकेशन नहीं, अपना नॉलेज, हम कौन है, हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, जिस दिन ये सीख जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप लिख के रखना, अगर जिंदा रहे तो मिलेंगे। डेमोक्रेसी, दुनिया मान रहा है कि डेमोक्रेसी जो भारत में है, बस भारत का पॉलिटिकल कंडीशन ठीक है, बस लोग सुधर रहे हैं, आम आदमी, पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी चलाते हैं। आम आदमी अगर सुधर जाए, एडुकेटेड हो जाए, अपने देश के बारे में सॉलिड नॉलेज रख ले, इससे बड़ा चीज हो नहीं सकता किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। मतलब इट्स बेटर देन रशिया, बेटर देन चाइना। यूएसए में डेमोक्रेसी फॉलो होता है, यूके में भी डेमोक्रेसी फॉलो होता है। सर आपको पता है भारत दुनिया का पहला डेमोक्रेसी इंडिया में ही रहा है। कहाँ जानते हो? जिसको हम लोग कृष्ण भगवान के नाम में जानते हैं, उनका जो राज्य हुआ करता था, दैट इज गुजरात में द्वारिका बोल के, ठीक है, जो आज समुद्र के नीचे है। ये नासा ने प्रूव करके दिखाया। पहले हम लोग माइथोलॉजी बोलते थे, बट अब नासा प्रूवमेंट दिखा दिया ये माइथोलॉजी नहीं है। नासा ने ये भी प्रूव कर दिया, राम जी का जो हनुमान हनुमान जी जो ब्रिज बनाया था, राम जी ने जो सीता जी को लाने के लिए श्रीलंका गया था, राम सेतु, वो भी नासा ने प्रूव करके दिखाया ये ओरिजिनल है। एग्जैक्टली हर चीज को माइथोलॉजी बोल के अपना हिस्ट्री को खराब करना नहीं चाहिए। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं कहना यह चाहता हूँ कि द्वारिका में पहला डेमोक्रेसी था दुनिया का। और उसके बाद अगर लास्ट 3000 साल पुराना भी बात करें तो उड़ीसा, कलिंग जो हमारे बगल में आज का उड़ीसा है, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी देखा गया था। सम्राट अशोका ने जो लड़ाई लड़ा था, आपको पता है ना? कभी भी आप अगर धवलगिरी विजिट करते हो पुरी में, तो वहां पर ये बताया जाता है कि अशोका ने लड़ाई लड़ा था कलिंग के अगेंस्ट में। इसका मेन रीजन ये है कि अशोका चाह रहा था, एज पर दी चाणक्य, चाणक्य के कहने पे पूरा भारत को एक करना चाह रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर अटैक कर रहा था बार बार। लेकिन ये उड़ीसा या कलिंग मान नहीं रहा था, क्योंकि कलिंग का मानना था कि हम लोग डेमोक्रेसी में रहेंगे, क्योंकि कलिंग इज दी बहुत ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, इन इवन इन द वर्ल्ड। तो कलिंग या उड़ीसा का मानना था कि हम लोग किसी राजा के छत्र छाया में नहीं रहेंगे, हम लोग अपना राजा खुद चूज करते हैं, कोई फैमिली या डायनेस्टी हमें नहीं चला सकता। उड़ीसा का राजा माना ही नहीं। तो बाद में अलेक्जेंडर अटैक बार बार कर रहा है और कलिंग मान नहीं रहा है, तो बाद में अशोका, इवन अशोका के साथ चाणक्य ने कलिंग के कन्या, राजकन्या का शादी भी करवाया, ठीक है, फिर भी नहीं माना। फिर बाद में ऐसा हुआ कि अशोका खुद अपने ही बीवी के घर के साथ लड़ाई लड़ा। इवन जब लड़ाई हो रहा था, तब अशोका, सम्राट अशोका और उसका बीवी ऑपोजिट पार्ट में थे, दोनों लड़े भी थे एक दूसरे के अगेंस्ट में। वो अपने पापा के लिए लड़े थे और ये भारत के लिए लड़ रहा था। एक्चुअली वो मान नहीं रहा था डेमोक्रेसी के कारण। तो क्या क्या बताऊं मैं आपको, इतिहास बहुत कुछ बताता है। छोड़ो सर, चलो वापस आ जाते हैं। तो 80 जीजीसी हो गया, 80 जीजी, चलो ठीक है सर, बहुत कुछ बोल दिए, अरे बोलते बोलते हम लोग डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स के बारे में जो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था बता दिए सर। ओके, कहानी सुनते सुनते कंप्लीट भी। तो 80 जीजीसी के तहत आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करके भी अपना डिडक्शन ले सकते हो। यस सर, वी अंडरस्टैंड। अच्छा, तो सर हम लोग पहला पड़ाव कंप्लीट कर लिए, जो गेम खेल रहे हैं उसका पहला स्टेज कंप्लीट कर लिए, दैट इज डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। सर व्हाट अबाउट नाउ? अब क्या होगा? सर अब हम लोग सर्टेन इनकम के ऊपर बात करेंगे, मतलब कमाएंगे हम, सरकार बोलेगा डिडक्शंस। यस सर, ऐसा खेल है। पेमेंट तो फिर भी समझ में आ रहा था, लेकिन अब सरकार बोलता है कि आप इनकम करो, हम डिडक्शन देंगे। सर ऐसा इनकम क्या क्या है सर? चलो लिख लो, लिख लो सर, लिख लो।
ऐसा इनकम क्या है? सेक्शन 80 जे डबल ए। ओके, थोड़ा सा टिपिकल टाइप ऑफ सेक्शन है, बट कोई बात नहीं सर, आदत हो जाएगा। सेक्शन 80 डबल जे डबल ए इन रिस्पेक्ट ऑफ employment of new employees। ये आपको मैं आगे क्वेश्चन करा के बताऊंगा, कैलकुलेशंस में दिखाना पड़ता है सर, तब जाके समझ में आएगा 80 डबल जे डबल ए का यूज। बट इतना समझ लो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, न्यू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयमेंट करने पे एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलता है। मतलब आप कितना जॉब जनरेट कर रहे हो बेसिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। तो इसमें क्या हो रहा है, इनकम जनरेट कर रहे हैं ना एम्प्लॉइज का, तो इसमें भी आपको डिडक्शन अवेलेबल होता है। आगे बताएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका, मतलब क्वेश्चन करा के। फिलहाल सेक्शन देख लो और कॉन्सेप्ट देख लो। 80 RRB, सर ये क्या है? 80 RRB क्या बोलता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। सर पेटेंट्स एंड रॉयल्टी समझते हैं क्या? पेटेंट एंड रॉयल्टी समझते हैं क्या? हेलो, एनी आइडिया सर, पेटेंट रॉयल्टी? जैसे मानो कि कोई, आपने कोई पर्टिकुलर चीज आविष्कार किया, ठीक है? जैसे एग्जांपल, नो हाउ। नो हाउ समझते हैं? नो हाउ मतलब बहुत सारा हो सकता है। मतलब जैसे मानो किताब, एक बुक्स आप लिखे हो, ठीक है? तो अगर आपने कोई किताब लिखा, ठीक है, चलो बुक्स से ही बता देते हैं फिलहाल। आपने कोई बुक्स लिखा, तो बुक्स पे आपने पेटेंट करवाया, ठीक है? बुक्स पे नॉर्मली पेटेंट कॉपीराइट एक ही कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आपने उस पर पेटेंट करवा लिया, अब उस पर्टिकुलर बुक्स से आपको जो रॉयल्टी मिले, ठीक है, बुक्स बुक मार्केट में जितना बुक सेल होगा उस पर आपको रॉयल्टी मिले, ठीक है? तो ये जो बुक्स वगैरह से जो रॉयल्टी मिलता है, इनके तहत भी डिडक्शन अवेलेबल होता है। ये नॉट जस्ट इन बुक्स, किसी भी पर्टिकुलर आविष्कार में हो सकता है। आपने कोई आविष्कार, जैसे जो मोबाइल कंपनीज वगैरह होता है, तो इनोवेशंस कर रहा है, तो उस पर पेटेंट करवा लेता है कि ये मेरा है, इस आविष्कार के में मेरा हक है, ठीक है? तो इसके ऊपर अगर कोई रॉयल्टी मिलता है तो रॉयल्टी में भी उनका इनकम माना जाएगा। तो ये इनकम है, ठीक है, 80 RRB। और क्या हो सकता है? 80 QQ, चलिए क्या है? अरे अच्छा, ये अल्टीमेटली QQ भी उसी पे आ गया जो मैं अभी आपको बता रहा था। इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम एटसेट्रा ऑफ ऑथर, जो मैं आपको एक्चुअली RRB में बता दे रहा था, ऑथर्स सर्टेन बुक्स other than textbooks, point to be noted, certain books other than textbooks। टेक्स्ट बुक मतलब जो स्कूल कॉलेज में होता है सर, उसका नहीं, कोई स्टोरी बुक्स, कोई नोवेल, इस तरह का, ठीक है? कोई स्पेशल टाइप, कोई स्पिरिचुअल किताबें हो सकते हैं, मे बी एनीथिंग जो टेक्स्ट बुक नहीं। ऐसा किताब लिख के जो इनकम ऑथर को होता है, उसमें भी डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं 80 QQB के तहत। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस आ गया सर, 80 डबल जे डबल ए इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, respect of royalty on patents, and in respect of income of authors other than textbooks। याद रखें कि डिडक्शन ऑफ सर्टेन इनकम के बारे में ये पॉइंट बताता है, ये एक वाइटल पॉइंट था। अब मैं बताना चाह रहा हूँ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, मतलब ये थोड़ा हटके हैं, जो यहाँ पर नहीं है वो है यहाँ। अदर इनकम बहुत यूजेबल है, मतलब बहुत एग्जाम में पॉपुलर भी है। जैसे सेक्शन 80 TTA बहुत पॉपुलर सेक्शन है। क्या है बोलो तो ये, इससे पहले भी हम लोग
टोटल इनकम का क्वेश्चन करवाने के टाइम पे भी इसका यूज किए हैं। तो बता सकते हो सर ये किस पर्टिकुलर पॉइंट को बताते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट के ऊपर उसमें आपको एटीटीटी के तहत छूट मिलता है, पूरा नहीं, एक अमाउंट है। अब अमाउंट तो मैं किसी का नहीं बोला, तब आगे जब आपको अमाउंट बताऊंगा तब एक साथ सारा बताऊंगा। सेक्शन 80 टीटीबी ये क्या है सर? सेम है लेकिन एक छोटा सा फर्क। इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, मतलब जो 60 के ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए, उनको अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट्स के ऊपर तो वो 80 टीटीबी के तहत काउंट किया जाता है। और कुछ सर? यस, और एक आएगा सेक्शन, ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों पॉपुलर है, बस ये दोनों लिख लीजिए। ये अदर इनकम कैटेगरी में आ गया। ओके, ये अदर इनकम कैटेगरी में आ गया। और लास्ट है आपका अदर डिडक्शंस। अदर डिडक्शंस में एक है सर सेक्शन 80U। अब 80U क्या कहता है? डिडक्शंस इन केस ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अब कोई बोलेगा सर हम लोग पहले भी 80 DDB में डिसेबिलिटी के बारे में देखे हैं, है ना सर? हम लोग इससे पहले इस पॉइंट में भी देखे थे ना 80 DDB में, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट पेड और मेडिकल ट्रीटमेंट। नहीं है, नहीं 80 DD में, DDB नहीं DDB, इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल्ड। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है अभी जो मैं आपको बताया ये क्या है? इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन डिडक्शन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो अगर कोई सेम कॉन्सेप्ट में 80C 80DD और 80U क्लैश करता है तो कोई भी एक मिलेगा, दो नहीं। ठीक है सर, ये कैसे पता लगेगा? आगे क्वेश्चन करा के हम आपको बताऊंगा डिडक्शंस का। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने आपको 80C से 80U का जो मेन सेक्शंस है वो सारा का सारा मैं यहाँ पर आपको समरी किया कि क्या सेक्शन है और किस तरह का डिडक्शंस अवेलेबल होता है, समरी किया मैंने। बाकी जहां जहां थोड़ा और डिटेल्स बोलना पड़ेगा मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे इतना बता दो क्या आप लोग बात को समझ पाए कि नहीं? हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आया? इतना तो बताओ सर। हाँ ना, हाँ कुछ सर। तो बोलो। ठीक है, अब सर एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन करने से डिडक्शंस का अच्छा एग्जाम में क्या सिर्फ टोटल इनकम में ही डिडक्शंस पूछते हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर, सर ओनली डिडक्शंस का भी सवाल हो सकता है, बिल्कुल। मतलब डिडक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस दो तरह का हो सकता है। देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस डिडक्शंस रिलेटेड, दैट कैन बी। अगर आपको वो पूछ ले कि एक टोटल इनकम दे दिया, उसमें अलग अलग हिसाब किताब दे दिया और फिर आपको पूछने लगा कि आप बताओ इसमें, मतलब उसमें डिडक्शंस नहीं पूछेगा आपको टैक्स लायबिलिटी पूछेगा, लेकिन टैक्स लायबिलिटी के अंदर डिडक्शन आपको खुद देना है। क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं डिडक्शंस के लिए, बट यू हैव टू मेंशन डिडक्शंस। ये कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको डिडक्शन देना पड़ेगा टोटल इनकम रिलेटेड। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिडक्शन रिलेटेड होता है तो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि कैलकुलेट डिडक्शंस। वैसा ही एक डिडक्शंस कैलकुलेशन सीखना है, ऐसा ही एक नहीं, ऐसे बहुत सारा करने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी होगा, कैलकुलेशन क्वेश्चंस भी हो सकता है। तो वही एक क्वेश्चंस आपको अभी मैं कराता हूँ, फिर बाकी डिस्कशंस में कल करूंगा। तो आप एक काम करें सर, मेरे साथ साथ एटलीस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करें।
एक सेकंड से मैं आपको लिखाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, एटलीस्ट एक क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत इजी नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट वाला उठाते हैं। सर क्यों पहले ही डिफिकल्ट क्यों कराओगे? सर ऐसे ही थोड़ा मन हो गया कराने का, करा देते हैं। हाँ? कोई रोक टोक थोड़ी है। फिर इजी क्वेश्चन आप लोग बाद में खुद से भी करोगे ना, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट करना है। चलो एक क्वेश्चन लिखे, लिखे क्वेश्चन लिखे मेरे साथ साथ। For the example one बोल के लिखता हूँ। For the assessment year 23-24, ठीक है, असेसमेंट ईयर है 23-24, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब जीटीआई ऑफ मिस्टर रंगलाल। ओके सर ये कौन है? पता नहीं सर। असेसमेंट ईयर 23-24 है, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रंगलाल, ठीक है, रोंगोला, ठीक है, RANGALAL रोंगोलाल। रोंगोलाल सर मुझे भी नहीं पता ये रोंगोलाल कौन है, बस मैंने लिख दी। मिस्टर रंगलाल रेसिडेंट इन इंडिया, ओके, भारत का ही रेसिडेंट है, और उसका जीटीआई बना है सर 8,18,240। इतना ग्रॉस टोटल इनकम हुआ है, विच इंक्लूड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 2,45,000। जो लोग रिसेंटली कैपिटल गेन कवर किए हैं और टोटल इनकम करने के टाइम पे भी मैंने कैपिटल गेन बोला, उनको जरूर पता होगा। इवन मैंने बेसिक कराने के टाइम पे भी कैपिटल गेन बोला है। रिसेंटली जो मैंने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का भी क्लास कवर किया, वहां पर भी मैंने कैपिटल गेन का टैक्स रेट वगैरह का डिस्कशन किया है। सो हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बता ही देते हैं। Gross total income of Mr. Rangalal, resident in India, was 8,18,240, which include long-term capital gain of 2,45,000, जो taxable है अंडर सेक्शन 112, एंड STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹58,000, STCG of 58,000. The gross total income, the GTI, also include interest income of 12,000 from savings bank deposit. Savings bank deposit with bank. And 40,000 interest on FD with banks. Mr. Rangalal has invested in public provident fund rupees 1,00,000
20,000। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में रंगलाल ने 1,20,000 का इन्वेस्ट किया एंड ऑल्सो पेड a medical insurance premium 51,000. Mr. Rangala also contribute 50,000 to public charitable trust. पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को कितना दिया? 50,000। अच्छा बोल दिया है सर, पब्लिक चैरिटी को जो दिया है उसमें ये भी मेंशन कर दिया फॉर डिडक्शन, एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ओके, एलिजिबल फॉर डिडक्शन मतलब इसलिए बोलना पड़ता है चैरिटी आप कर ही सकते हो बट हर एक चैरिटी ATG में नहीं होता है, ठीक है। एलिजिबल फॉर डिडक्शंस under section 80G by way of an account pay check। मतलब कैश नहीं किया आपने, अच्छा किया ना, कैश करने से नहीं मिलता है सर, अकाउंट पे चेक। So what is the question? Compute the total income and tax liability of Mr. Rangolal। किसका? Rangolal, 70 years old, 70 साल के हैं, as on 31st March 2023। इग्नोर 115 BSc, मतलब 115 BSc इग्नोर कर देना सर, मत करना, रेगुलर प्रोविजन यूज करना। बोलो, क्वेश्चन लिखा आपने मैंने? अरे हाँ ना बोलो, यस नो कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर, समझ में आया ना क्वेश्चन? इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ये बेसिकली क्वेश्चन तो टोटल इनकम बोला है बट मेनली डिडक्शंस का ही, डिडक्शन से भरपूर क्वेश्चन। आपको टोटल इनकम का डिटेल्स दे दिया, ठीक है, आपको GTI का डिटेल्स दे दिया सर, कहाँ से क्या इनकम किए, मतलब दे डोंट आस्क यू अबाउट कैलकुलेट कैपिटल गेन, कैलकुलेट सैलरी, कैलकुलेट PGBP, कैलकुलेट हाउस प्रॉपर्टी, दे डोंट आस्क यू फॉर दैट। इससे ये पता चलता है कि आपको इंडिविजुअल हेड रिलेटेड सवाल नहीं किया है, क्वेश्चंस में आपको इनकम बोल दिया है, GTI बोल दिया है, आगे का करना है सर, आगे का करना है। चलो आंसर करते हैं, क्या होगा रंगलाल का? सर आंसर करने का तरीका तो पता ही होगा आप लोगों को, फिर भी एक बार लिखना पड़ रहा है मुझे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल बाय मिस्टर रंगलाल for the assessment year 23-24। ओके, चलो कर लेते हैं, वर्किंग नोट भी बनेगा
और पर्टिकुलर भी बनेगा, मतलब एक पहले कॉलम बना लेते हैं, फिर जब जरूरत होगा वर्किंग कर लेंगे। तो अमाउंट का घर बना लो, से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक बेसिक प्रेजेंटेशन तो बनता है ना सर, एक बेसिक लेवल प्रेजेंटेशन तो बनता है सर। दे ऑलरेडी गिव यू ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें इंक्लूडिंग, हेलो, इंक्लूडिंग एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112। देखो सर एलटीसीजी दो तरह का होता है ठीक है, एक नॉर्मल भी होता है, एक 112 के तहत भी होता है। ये मैंने एक बेसिक्स में भी बताया कुछ दिन पहले, और जब कैपिटल गेन चैप्टर कराया था उस टाइम पे भी मैंने मेंशन करके रखा। जिन लोगों का कैपिटल गेन हुआ है, जो नहीं किया उनके लिए बोल रहा हूँ, बेसिक्स कराने के टाइम पे भी इसको बोल के रखा। रिसेंटली जो मैं सैटरडे वाला बेसिक क्लास कंप्लीट करवाया, मतलब हो रहा है अभी, ठीक है। सो इसलिए अगर किसी का मिस है तो प्लीज लिंक लेके बैकअप ले लो सर, कर लो, ठीक है। कोई डाउट है पूछ लो सर। जीटीआई इंक्लूडिंग एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म गेन 112 लेके कितना जीटीआई है, क्वेश्चन देखो प्लीज बताओ मुझे। 90 बताइए सर कितना है। 58। क्या 50? 58 क्या सर? हाँ सर, यहाँ पर 8,18,240 इनकम कर रहा है, और इधर 2,45,000 इंक्लूड है, मतलब 8,18,240 के अंदर 2,45,000 112 के तहत जो है वो इंक्लूड है। अब इसको अलग कर देना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर 112 का रेट अलग है, टैक्स रेट 112 का टैक्स रेट अलग है कैपिटल गेन का, इसीलिए। और एसटीसीजी के बारे में कोई 111 नहीं बोला, नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो ये इंक्लूड ही रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, समझो सर बात को, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट चूज किया। कैपिटल गेन जो है इसमें इसमें 112 सेक्शन का जो कैपिटल गेन है एलटीसीजी इंक्लूड करके 8,18,240 है। यहां से अगर आप लॉन्ग टर्म को लेस कर देते हो तो लॉन्ग टर्म का वैल्यू है आपका 2,45,000, दोनों मिला के आपका इनकम बनता है, मतलब लेस करके कितना होगा बोलो ना। 8,18,240 माइनस 2,45,000 कितना हो रहा है? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करो ना। 573,240, है सर। प्लीज चेक इट, ठीक है सर। ये तो हो गया। अच्छा, अब आपके मन में चल रहा है सवाल, सर एलटीसीजी को क्यों मत दे? सर क्योंकि एलटीसीजी का टैक्स रेट अलग है, ओके। और डिडक्शंस जो है वो किस तरह से आपको देना है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, अब इसमें से आपको लेस करना होगा डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, इसमें कैसी डिडक्शंस प्रोवाइड होगा? तो चैप्टर 6A के अंदर आपने क्या क्या डिडक्शंस आप ले सकते हो, देखो। सबसे पहले अब आपको मैं एक इजी वाला पूछता हूँ, आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला था ना, मतलब रंगलाल जी ने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है, वो कौन सा सेक्शन में आएगा? प्रोविडेंट फंड 83। थैंक यू सर। इन रिस्पेक्ट ऑफ पीपीएफ डिपॉजिट, कितने का डिपॉजिट किया? 1,20,000, ये माइनस हो जाएगा। और एक हिसाब लगाओ आप देखो वहां पर आपने क्वेश्चन में देखो, आपने लिखा, इसलिए मैं बार बार आपको दिखा नहीं रहा हूँ। अंडर सेक्शन 80D के तहत आपने मेडिकल प्रीमियम भरा ना, अच्छा एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं, 1,20,000 पूरा का पूरा इसलिए लेना पड़ा मुझे, मतलब ले लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर एटीसी रिलेटेड और कुछ है नहीं, ठीक है। एटीसी रिलेटेड और कुछ है नहीं, और मजा का बात यह है
कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 लाख तक का लिमिट है सर। मैं आपको अभी चार्ट नहीं दिखाया अमाउंट का, दिखा दूंगा सर, मतलब आपको शेयर कर दूंगा, आप घर पे एक बार रीड कर लीजिएगा कि किसमें कितना लिमिट बना हुआ है, ठीक है। और कल के क्लास में मैं थोड़ा बता भी दूंगा लिमिटेशन का क्या खेल है। तो 80C के तहत आपको 1,20,000 का डिडक्शन पूरा मिल जाएगा। 80D के तहत मतलब आपने जो मेडिकल प्रीमियम भरा, आप ब्रैकेट में लिख दो, इट इज assumed the premium of, आपने देखो आप 51,000 का प्रीमियम भरा, is paid otherwise than by way of cash, otherwise than by cash, otherwise than by cash। तो 51,000 का आपने भरा है, लेकिन लिमिट कितना है, डिडक्शंस का लिमिट कितना है, सीनियर सिटीजन है ना, 50,000 का लिमिट है सर। ये मैं आपको अभी बता दिया, ठीक है। डिडक्शन शुड बी restricted to 50,000 as he is a senior citizen। नॉर्मल लोगों के लिए 25 का लिमिट है, सीनियर के लिए 50 का लिमिट है, ठीक है। तो ये 50,000 भी आप माइनस कर सकते, ठीक है। तो 1,20,000 और इधर हो गया 50, 1,20,000 और इधर हो गया 50, इतना आप डिडक्शन कर सकते हो 80D, ठीक है। और कोई डिडक्शन का सेक्शन होगा सर, और कुछ है क्वेश्चन के अंदर? मैंने आपको दो चीज दिखा दिया, प्रोविडेंट फंड आपको मैं बता दिया है ना, प्रोविडेंट फंड 80C के तहत आपने दे दी, 51,000 का आपने भरा है लेकिन लिमिट बांध दिया है 50 का। अच्छा, चैरिटेबल ट्रस्ट का 50,000 है। अच्छा, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स एफडी ये 12,000 का है। और आपने क्या किया, चलो देख लेते हैं सर, यही है, यही मेनली 3 चीजें। और इधर कोई है क्वेश्चन में 80G? हाँ, 80G में चैरिटेबल का भी अवेलेबल है। तो बेस यही 3 चीजें हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं वो थोड़ा देखना पड़ेगा सर, तो कैसे एडजस्टमेंट होगा। तो पहले आप अंडर सेक्शन 80G का कर लेते हैं। अच्छा, अंडर सेक्शन 80 TTB तो कर ही सकते हैं, तो पहले 80G कर लो, ठीक है। इसका वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, 80G का हिसाब ऐसे नहीं होगा, इसका वर्किंग नोट 1 करके दिखा देते हैं। और अंडर सेक्शन 80 TT क्या करेंगे, TTA होगा कि TTB होगा? हेलो, इंटरेस्ट इनकम जो है, 80 TTA करेंगे कि 80 TTB करेंगे? D बोलो ना, B, बिकॉज ही इज सीनियर सिटीजन। अगर वो नॉन सीनियर होता तो 80 TTA करता, ठीक है। तो 80 TTB और 80G इन दोनों का हमें वर्किंग नोट दिखाना होगा। वर्किंग नोट 2 करके कर देते हैं, ठीक है। तो चलो 2 वर्किंग करके फिर यहाँ पर आंसर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा सर। तो 80G का कैलकुलेशन करने के लिए GTI कितना है आपका, एक्सक्लूडिंग LTCG 112, 573 240। आप देखो, आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हो, वहां से आप जो भी आपका डिडक्शंस है उसको माइनस करो। डिडक्शंस क्या क्या है ये आपको मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, बाद में आपको 80G का प्रोविजंस भी पढ़ा दूंगा, 80G का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। आप पहले प्रैक्टिकल देख लो। जब भी डिडक्शन अप्लाई होता है 80G में, जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम होता है और जो एप्लीकेबल डिडक्शंस आपके साथ अवेलेबल है, दैट इज 80C
ATD एंड ATTTB जो आपको करंटली एप्लीकेबल डिडक्शन है, ये सारा डिडक्शन आप लेस कर दो। तो ATC में आपका 1,20,000 है, ATD में 50,000 है, तो 1,70,000, और ATTTB में कितना, ATTTB में कितना हो जाएगा रे? वन 1,20,000 और 50 इधर 50 ना, TTB में 50, TTB में 50 है क्या? कुछ गड़बड़ हो गया। सर 40,000। 40, अच्छा दोनों मिला के कितना हुआ है इसका? 40 और 12, 52 हो रहा है ना। मतलब सेविंग्स में, सेविंग्स और एफडी में, सेविंग्स में 12,000 का है और 40,000 एफडी में, तो दोनों मिला के होता है 52, है ना? दोनों मिला के हो रहा है Yes, sir. 52, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 50 है। मैं आपको इसका नोट लिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ। तो इसका दोनों मिला के 52 होता है, लेकिन आपको मिलेगा 50, आपको मैक्सिमम मिल सकता है 50, लिमिट है। ये आपको मैं प्रोविजंस बाद में दे देता हूँ, इसमें दिक्कत नहीं है, आप पहले क्वेश्चन कैसे हो रहा है देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने जितना अमाउंट डिडक्शन अवेलेबल मुझे हो सकता है, तो जैसे मैं यहाँ पर जस्ट रफली कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि कितना डिडक्शन आपको अवेलेबल हो रहा है। 1,20,000 आपको हो रहा है ATC के तहत, 50,000 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया ATD के तहत, और ATTTB का भी मैंने आपको अभी बताया 50,000, तो कुल मिला के कितना होगा? 2,20,000 ना। तो 573,240 से 2,20,000 को माइनस कर दो, कितना होगा रे? 3,53,240 आएगा। देख लो एक बार चेक करके, कुछ गलत होगा तो बताना। जो अमाउंट होगा इसका 10%, 3,53,240 का 10% ऑफ द अबव वैल्यू, जो वैल्यू आया इसका 10% लेना है। तो 3,53,240 का 10% कितना होगा? 35,324, यस, जीरो हट जाएगा, यस ना। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, चैरिटेबल में कंट्रीब्यूशन कितना किया है? चैरिटी में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है? 50,000। चैरिटी में 50,000 कंट्रीब्यूशन किया है ATG के तहत, ओके। तो कंट्रीब्यूशन मेड इज 50,000। अब ATG का कैलकुलेशन क्या बता रहा है सर? हिसाब देखो, 35,324 कंट्रीब्यूशन मेड इज 50,000, मतलब ये जो दोनों अमाउंट है, अब ऐसे बोल सकते हो, लोअर ऑफ द लीस्ट ऑफ द अबव, मतलब इनमें से जो लोअर भी लिख सकते हो, लीस्ट भी लिख सकते हो। लीस्ट मतलब छोटा, लीस्ट ऑफ द अबव टू अमाउंट अंडर सेक्शन 80G। तो प्लीज टेल मी इसमें से लीस्ट कौन सा है? 10% है कि कंट्रीब्यूशन मेड है? हेलो, मतलब लीस्ट मतलब लोअर, लोअर ऑफ द अबव टू अमाउंट, इनमें से जो लोअर है। 35,324 ये आपका अमाउंट लिया जाता है, लेकिन अभी भी खेल बाकी है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G जो है वो इस अमाउंट का 50% है, 50% ऑफ 35,324।
तो क्या बनेगा 17,662, ये बनेगा आपका डिडक्शन 80G के तहत। हेलो, कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं? पहले मुझे प्लीज जल्दी बताओ सर, कैलकुलेशन क्लियर है कि नहीं 80G का? जो आपका जीटीआई रहेगा वहां से अगर आपका एलटीसीजी 112 वगैरह रहेगा तो उसको हटा के जीटीआई हिसाब लगाओ, फिर वहां से जो भी डिडक्शंस आपको अवेलेबल हो सकता है वो डिडक्शंस को माइनस करो, फिर वहां से जो अमाउंट आता है उसका 10% का वैल्यू निकालो, फिर आपने जितना चैरिटी में या 80G के तहत जो भी आपने डोनेशन किया उसका कंट्रीब्यूशन का वैल्यू देखो, फिर जो लीस्ट है उन दोनों में से उसको उसका 50% करो, तो वो आपका वैल्यू होगा 80G के तहत डिडक्शंस का। मतलब यही वैल्यू आपका यहाँ पर आता है। 80G के तहत आपका ये वैल्यू होगा 17,000, कितना आया था? 17,662, ठीक है। और 80 टीटीबी का क्या है? 50,000, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इसका भी आप एक नोट लिख लो, इसमें दोनों पॉइंट में एक नोट लिखो आप। 80G का भी एक नोट लिखो इसी के नीचे, 80G के साथ ही लिख लो। 80G के साथ ही आप एक पॉइंट को थोड़ा सा लिखो सर, डिडक्शंस under section 80G is allowed only if amount is paid by any mode other than cash. Point to be noted, huh? In case amount exceed 2,000, मतलब 2,000 तक कैश दे सकते हो, पर उसके ऊपर कैश नहीं चलेगा। The contribution made to public charitable trust is eligible for deduction then it is made by way of cash, sorry, by way of account paycheck, cash नहीं, account paycheck। अगर अकाउंट पे चेक करके कैश में करता तो नहीं लेते, ठीक है। ये एक आपको नोट लिखना चाहिए था, और एक नोट आप लिख दो, वर्किंग नोट बोल के लिख दो, नोट 2, दैट इज डिडक्शंस of up to 50,000 is available under section 80 TTB is allowed to a senior citizen if GTI, the gross total income, include gross total income, include interest income, include interest on bank deposit, पैकेट में लिख दो both FD and savings, both FD the fixed deposit and savings, ठीक है, मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम लिमिट FD और इसमें लगे 50 का मिलेगा, और वो सीनियर है बोल के 50 तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात है, और एक पॉइंट सर, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन हम लोग का। तो टीटीबी के तहत 50,000 का आपने लिमिट दे दिया, अब क्वेश्चन को कंप्लीट करने का बारी है।
मतलब आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके हिसाब लगाना है। तो आप अभी एक चीज हिसाब लगाओ, 573 240 से ये सब अमाउंट माइनस हो जाएगा सर, 50 17662, हाँ सर 50,000 माइनस करके आप मुझे बता सकते हो कितना होगा? मतलब जस्ट माइनस दिस अमाउंट, 573 240 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 17662। मेरे हिसाब से 2,73, सॉरी नॉट 73, 2,37,662 होना चाहिए। एक बार देख लो। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा? टोटल इनकम एक्सक्लूड एलटीसीजी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छोड़ के कितना था? जस्ट लिखो, मतलब इसके बाद जस्ट लिखो 3,35,578 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। एक्सक्लूड एलटीसीजी वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। और टोटल इनकम इंक्लूड, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 2,37,000, मतलब यहाँ से ये जो 5,37,000 हमें मिला था, 573,240 जो हमने जीटीआई से इसको माइनस करके हमें मिल गया था। और अभी हम लोग 573,240 से जब बाकी डिडक्शन अमाउंट को माइनस किए तो हमें मिला 237,662। ठीक है। अब अगर आप टोटल इनकम को, इनकम से कैपिटल गेन को हटाते हो तो आपका बनता है 335,578। और अगर आप टोटल इनकम में कैपिटल गेन को इंक्लूड करते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग एलटीसीजी, तो आप करके देखो। मतलब आई थिंक एक बार आपको दिखा देना चाहिए। 237,662 प्लस 2,45,000, नहीं 2,45,000 टोटल इनकम। हिसाब कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरा? सर ये वाला मुझे बता सकते हो आप लोग, मैंने क्या गलती कर दी? आप एलटीसीजी छोड़ के टोटल इनकम कितना बन रहा है? एलटीसीजी को छोड़ के टोटल इनकम कितना बन रहा है सर आप लोगों का? ओ अच्छा मैंने एक चीज गलत इंटरप्रेट किया। मैंने सर मैं ये बोलना चाहता कि 1,20,000, 50,000, 17,662 और 50,000, ये सब मिलके हो जाएगा आपका 2,37,662। ये आपका डिडक्शन अमाउंट है। और इस 5,73,240, 573,240, सॉरी सर 573,240 से अगर आप 237,662 को माइनस करते हो तो आपको मिलता है 335,578। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। ओके, अब आपको भी क्लियर हो गया होगा कि 335,578 कहाँ से आया। ठीक है। अगर हम इसे नहीं लेते, ठीक है, अगर ये माइनस नहीं होता तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर अगर इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल इंक्लूड हो जाता है, मतलब 335,578 प्लस कर देते अगर 2,45,000 तो बन जाता है 580,578। बोलो सर, समझ में आया बात? इसके साथ एलटीसीजी 2,45,000 था, उसको ऐड कर दिए तो बन जाएगा 580,578। सर इसको ऐड करने का कारण बताता हूँ। अब हमें एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है ना, तो टोटल इनकम जो बना है उसको राउंड ऑफ कर दो, मतलब 580,578 को राउंड ऑफ कर दो। टोटल इनकम राउंड ऑफ हो जाएगा तो बनेगा 580,580, मतलब 578 का नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 लेना पड़ता है, तो 580 580 मतलब 5,80,580 आपका बनेगा। अब कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैसे होगा? अब यहां से ये जो आपका 580,580 है, इसमें से 2,45,000 का टैक्स रेट अलग है, इस पे आप @20% करोगे।
और बचेगा जो अमाउंट मतलब 580 से 2,80,000 को हटाओगे तो कितना बनेगा 335 580। इसमें आपका नॉर्मल स्लैब आएगा। तो इसका 20% हो जाता है आपका 49,000। और इसको अगर आप नॉर्मल स्लैब में करते हो, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन का बेसिक लिमिट ही है 3 लाख। तो अप टू 3 लाख नील, ग्रेटर देन 3 लाख 2 335 580 कितना हुआ है 35,580 का डिफरेंस है। 35 580 का एक्स्ट्रा डिफरेंस है, इसमें लगेगा आपका 5%। तो जस्ट कैलकुलेट 35 580 इंटू 5%, तो होता है 1779 1779। हाँ सर 1779। तो 3,35,580 पे इनका टैक्स होता है 1779 और इसमें होता है 49,000। ये दोनों को ऐड कर दो, प्लस दोनों ऐड करके आपका हिसाब बनता है सर, आप फॉर्मेट में ही करो, ठीक है। आपका हिसाब बनेगा 50,779। फॉर्मेट में ही करना, ठीक है, फॉर्मेट में करना 5779। फिर इसमें आप ऐड कर देना हेल्थ एंड एडुसेस, एडू एंड हेल्थ 4% का बनता है सर, आप लोगों को पता है। तो 5779 पे 4% लगाओगे तो 2032 31 31 कुल मिला के हो जाएगा 52,810। दिस इज योर टोटल टैक्स। दैट्स इट। ये है आपका डिडक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। आई होप आप लोगों ने कर लिया। हेलो, हो गया ना सर? বোঝা গেছে? और को आयो नील पंकज रोशनी समन्विता शालिनी शुभजीत क्लियर ना? है दादा। अपना घर Yes, पे ये sir. क्वेश्चंस को जरूर एक बार देखना, ठीक है, मस्ट गो थ्रू। कल के क्लास में मैं आपको डिडक्शन रिलेटेड अमाउंट के ऊपर बात करूंगा और डिडक्शन रिलेटेड मतलब वेरियस अमाउंट जो है कि कहाँ पर कितना लगता है नहीं लगता है उसका एक पूरा आपको नोट समझाऊंगा। और फिर डिडक्शन रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और टोटल इनकम के अंदर आपको खुद से देने का भी जरूरत पड़ सकता है। तो बहुत वाइटल चैप्टर, ठीक है। आज इतना ही है, टाटा बाय सर। Thank you, sir. ओके सर, राखी ओके टाटा Bye, sir. রাখছি बाय सर।